अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट ज़ीशान हैदर ने मुझे मैसेज किया और कहा कि सर वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, वीडियो बना देते हैं। और वैसे दूसरी बात ये कि ज़ीशान हैदर पंजाबी में बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं। आपने इनको लाजमी फ़ेसबुक पे फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये है वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान, बहुत ही अहम आइनी मुकदमा और इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि ये इस दफ़ा एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखते हैं कि भाई ये मुकदमा क्या है, इस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, इसके क्या फैक्ट्स हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो देखें यार, 2006 के अंदर ये मुकदमा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आया सामने, और इसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन से है। यानी स्टील मिल जो थी ना, उसको 2006 के अंदर प्राइवेटाइज किया जा रहा था। तो उस दौरान जनाब सुप्रीम कोर्ट में कोई बंदा आया और उसने कहा कि भाई साहब, ये इसको क्यों आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये वो वगैरह। तो ये एक्चुअली मुकदमा है। और इस केस के अंदर तीन चीज़ों को देखा गया। कौन सी तीन चीज़ें, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था, क्या वो सही फॉलो किया गया, नंबर वन। नंबर टू, क्या जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक इदारा है हमारे पास, उसका इस्तेमाल किया गया, उसकी उसकी सर्विसेज ली गई। अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या भला है यार? देखो, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर आर्टिकल 153 और 154 उसमें लिखा हुआ है कि जब कभी फेडरल हुकूमत और किसी सूबाई गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, तनाज़ा हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ये जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि चारों सूबों के जो है ना वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे बैठ के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी जब कभी सूबों के बीच में या वफाकी हुकूमत या किसी सूबाई हुकूमत में झगड़ा होता है, तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के का जो इजलास बुला के उसमें ये प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का क्या किरदार था, क्योंकि आपको पता है कि स्टील मिल कहाँ पे है, कराची में है। तो सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत के बीच में इसके ऊपर थोड़ा सा मसला हो गया था, तो इसीलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो किरदार है उसके ऊपर भी बात की। और तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी, क्या जो एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस बनाया गया था 2000 में, क्या वो गैर आइनी था या आइनी था? तो जनाब, ये तीन चीज़ें देखी गई इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर। तो जनाब, हुआ ये, फैक्ट्स देखते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल, जैसे आपको पता है, एक बड़ा कमाल की हमारी हुकूमती इदारा है। 1968 में ये सेटअप किया गया और 1980 से लेकर पोर्ट कासिम कराची में ये ऑपरेशनल है। और तकरीबन जो है ना 19,000 एकड़ जो है ना ये एरिया जो है ना ये कवर करता है। और मैं खुद अपने स्टडी टूर में पाकिस्तान स्टील मिल विज़िट करके आया हूँ। आई थिंक 2008 में जब हम यूनिवर्सिटी में थे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो हमारा स्टडी टूर हुआ था। तो मैं ये स्टील मिल देख के चुका हूँ। बड़ा कमाल का इदारा, बड़ा खूबसूरत इदारा बनाया गया था। अब उसका सत्यानाश हो चुका है। खैर, अब तो उन्होंने ये कहा कि यार, ये शुरू-शुरू में तो ये जो है ना स्टील मिल ना, यानी कि खसारे में जा रही थी, लेकिन फिर बाद में 2000 के करीब वो जनाब वो प्रॉफिट में आ गई। और 2002 से लेकर 2005 तक तकरीबन 12 बिलियन का इसने प्रॉफिट कमाया और अपने जितने भी खसारे थे उसने ख़त्म किए। ये हो गया स्टील मिल का, यानी कि सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब आगे क्या होता है कि जनाब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आती है। और तो मुशर्रफ साहब कहते हैं कि यार, मैंने ना ये जितने भी सरकारी इदारे हैं ना जो थोड़े बहुत खसारे में हैं या जो सही नहीं चल रहे, हम इनको प्राइवेट कर देते हैं, ताकि जो है ना इनकी एफिशिएंसी बढ़े, इनके अंदर इनका काम करने का तरीका बढ़े, और इनके अंदर जो लोग हैं ना वो ज़रा कॉम्पिटेंट किस्म के लोग हैं। ये सरकारी जो मुलाजमीन है ये हड हराम हो चुके हैं, तो इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। तो जनाब, इन्होंने ना क्या किया, 2005 के अंदर इस स्टील मिल के 75% जो शेयर्स थे ना, उन्होंने कहा कि ये हम जनाब किसी और को बेच देते हैं। तो हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया कि एक कंसोर्टियम, यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, 3-4 कंपनीज, उनको जनाब इस जो है ना स्टील मिल के जो शेयर्स थे उन्होंने उनको फ़रोख्त कर दिए। और आपको वो पता है कि वो शेयर पर शेयर की कितनी कीमत थी? 16.80, यानी 16 रुपये पर शेयर उन्होंने यानी बेच दिए इन 3 कंपनीज़ को। किसने? हुकूमत पाकिस्तान ने। कब? 2005 में। जब ये इन्होंने किया ना अमल, तो भाईजान लोग कह रहे कि भाई जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, ये तुम लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा इदारा उसको तुम प्राइवेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो खैर, लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लोग क्यों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? उसकी वजह ये है कि लोगों ने ये कहा कि सर, ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था ना, ये सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, कंपनी की सही तरीके वैल्यू नहीं लगाई गई, कंपनी की इतनी ज़्यादा ज़मीन है उसकी भी इन्होंने वैल्यू सही नहीं लगाई, और ये जो बिडिंग का प्रोसेस है ये भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, और जल्दी जल्दी में सारा कुछ किया गया। और दूसरा ये कि जो कंपनीज
जो ये जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे ना, उनको ऑलरेडी उन्होंने 22 बिलियन का वैसे प्रॉफिट दे दिया। यानी हुकूमत ने 22 बिलियन वैसे उनको दे दिए, यानी कि उनको वैसे जो है ना यानी कि फ़ायदा पहुंचा दिया, वो भी सीक्रेट तरीके से, ताकि लोगों को पता ना चले। एक ये, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं ना, इनकी तो क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, और ये बाहर की कंपनीज़ हैं, एक आधा ऑफशोर कंपनीज़ हैं, इनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, यानी ये शेयर खरीदने की इनके पास एहलियत नहीं है। तो ये लोगों ने जनाब इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब होता क्या है कि जनाब वतन पार्टी थी एक, उसका जो प्रेसिडेंट था उसने क्या किया, आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और उसका वकील था बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान। और इसने कहा कि भाई, क्योंकि मेरी वतन पार्टी जो है ना एक रजिस्टर्ड पार्टी है, और ये जो स्टील मिल है ना ये एक अवामी इदारा है, सरकारी इदारा है, तो इसमें हम सबका इंटरेस्ट है। तो भाई मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस किया गया है, ये स्टील मिल को जो बेचा गया है, इसके जो शेयर्स बेचे गए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हैं, और सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। तो खैर, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच बनता है, और उसकी सदारत करते हैं उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इसके अलावा उसमें राना भगवान दास, जावेद इकबाल, अब्दुल हमीद डोगर, मोहम्मद नवाज अब्बासी, तसद्दुक जिलानी, ये सारे लोग, तकरीबन को 9 जजेस थे ना, इन्होंने इस केस को सुना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि भाई सुप्रीम को जो है ना स्टील मिल को प्राइवेट कर दिया, किसने? मुशर्रफ साहब ने। लोग, वतन पार्टी का प्रेसिडेंट पहुंच गया कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। क्या पिटिशन लेके आया कि भाईजान ये जो प्रोसीजर था ना ये सही तरह फॉलो नहीं किया गया। अब वो क्या कहता है, जब उसने पिटिशन अपनी दाखिल की तो उसके आर्गूमेंट क्या थे? उसका पहला आर्गूमेंट ये था दोस्तों कि सर ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था ना ओपन था, किसी को पता भी नहीं चला, ना लीगल था, ना रीजनेबल था, किसी को पता ही नहीं चला ये इतना बड़ा नेशनल एसेट है स्टील मिल, ऐसे ही आपने दूसरों लोगों को बेच दी। पहला इशू ये। दूसरा ये कि सर जी आपने जो शेयर की कीमत लगाई है 16 रुपये 80 भाई ये तो बहुत कम है, ये स्टील मिल तो बहुत जल्द, ये शेयर्स तो पता नहीं आपने क्या इसकी कीमत लगाई है। एक ये एतराज़। तीसरा जो एतराज़ था वो बड़ा अहम था, वो ये था कि जनाब हुकूमत ने एक ना 2000 में ऑर्डिनेंस जारी किया था प्राइवेटाइजेशन का। तो उन्होंने कहा यार ये जो ऑर्डिनेंस था ना, उसने क्या किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो किरदार है ना उसको इग्नोर किया है। यानी उस ऑर्डिनेंस के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं किया। अब वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र क्यों होना चाहिए? इसीलिए क्योंकि जब कभी किसी कोई ऐसा मामला जिसमें सूबे का भी इंटरेस्ट हो और विफाक का भी इंटरेस्ट हो, तो वो मामला जो है ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का किस्सा ही नहीं लिखा उस ऑर्डिनेंस के अंदर, जिस कानून के तहत ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 153 कहता है कि जब ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, उनके लिए सीसी इदारा बनाया जाता है। और उन्होंने कहा है कि ये कोई भी मामला हो जो है ना जैसे पाकिस्तान स्टील मिल का मामला है, वो तो सीसीआई में डिस्कस होना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होना चाहिए। वहाँ पे सिद्ध हुकूमत भी बैठे, वफाकी हुकूमत भी बैठे, और मिलजुल के इसका हल निकालें कि भाई इसको क्या करना है, इसको किस तरह प्राइवेट करने। इधर क्या हुआ कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से पूछे बगैर सारा कुछ कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी ये ऑर्डिनेंस में तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इन्होंने जिक्र भी नहीं किया। तो एक ये इतराज़ था। एक और इतराज़ भी ये था कि ऑर्डिनेंस ने क्या किया, सारी पावर पता किसको दे दी? कैबिनेट को। कौन सी कैबिनेट? वो फेडरल कैबिनेट। वो उसमें तो मुशर्रफ साहब थे और मुशर्रफ के बंदे थे। तो उन्होंने कहा जी ये सीसीआई है ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको तो उन्होंने बाईपास कर दिया, इसका कोई किरदार ही नहीं है। तो इसीलिए ये सारा प्रोसीजर जो है ना गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसीलिए इस प्राइवेटाइजेशन को रोक दिया जाए। तो ये जनाब आर्गूमेंट थे किसके? वतन पार्टी के। एक और भी आर्गूमेंट था कि जी हमारे जो है ना आर्टिकल 2A, आर्टिकल 3, 4, 5, 9, 2, 3, 3, 8 को नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि ये भाई ये एक देखो ना एक कौमी जो है ना इदारा है, अवामी इदारा है। तो इसमें हम सब के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, सबके फंडामेंटल राइट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपने इसको किस तरह इस तरह बेच सकते हो? और दूसरा ये है कि ये जो मामला था ना, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं लाया गया? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों ना अप्रूव लिया गया कि भाई वहीं पे इसका अप्रूवल लिया जाता, फिर आप इसको प्राइवेट करते, वो भी आपने किया। तो उन्होंने कहा इसके अलावा बाकी जो प्रोसेस था ना, शेयर्स को बेचना और मैनेजमेंट करना, ये सारा जो है ना गलत तरीके से किया गया, और जो अथॉरिटी थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो गलत अथॉरिटी थी। तो इसीलिए भाईजान ये सारा प्रोसीजर गलत है, इसको कालादम करार दिया जाए।
अब ये किसके आर्गूमेंट है? वतन पार्टी के। आगे से जनाब हुकूमत ने भी, अपने रिस्पोंडेंट ने भी आर्गूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि भाईजान पहली बात तो ये कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इसकी इजाज़त हमें 1997 में ही दी थी। उन्होंने ऐसा छक्का मार दिया, उन्होंने कहा भाई साहब तुम ये 2005 की बात करते हो, ये तो 1997 में पहले ही हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसकी यानी कि इजाज़त दे गया। एक ये उन्होंने कहा, दूसरा ये कहा कि जनाब ये जो ऑर्डिनेंस है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, ये भी यानी कि लीगल है। इसके अलावा दूसरा ये उन्होंने कहा कि भाई अदालतों का क्या काम है, माशी जो फैसले हैं उसके अंदर जो है ना इंटरवेन करे, उसके अंदर जो है दखल अंदाजी करे। ये अब सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा कि भाई कौन सी चीज़ हम प्राइवेट करें, कौन सी नहीं करें। ये मईशत का मामला, ये अदालतों का काम थोड़ी है। इन्होंने यानी आंखें दिखा दी हुकूमत ने, बल्कि मतलब थोड़ा रगड़ा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ा लगा दिया कि भाईजान तुम्हारा क्या काम है, तुम जाओ अपने, तुम इंसाफ लोगों को, तुम जो है ना मईशत चला रहे हो, अब तुम हमें सिखाओगे कि कौन सा इदारा प्राइवेट करना है, कौन सा नहीं करना, किस तरह शेयर देने, किस तरह बिडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सारा सेल प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, लीगल है। और उन्होंने दूसरा ये भी कहा है कि जनाब जो है ना ये जो पिटिशंस थी ना, ये जो है ना इनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि भाईजान ये हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारा कानून भी सही है हमारे, और सीसीआई ने 1997 में पहले ही इसकी इजाज़त दी थी, इसीलिए हम दोबारा ये मामला नहीं लेके गए। तो इसीलिए भाईजान ये जो अगला बंदा वतन पार्टी वाले जो भी कर रहा है ना, ये बकवास कर रहा है, इसकी बातों में कोई वजन नहीं है। तो जनाब इन्होंने भी ये अपने आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। अब आगे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जनाब इसका फैसला सुनाती है 23 जून 2006 को। तो 9 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाया मुत्तफ़िका तौर पे, और उस फैसले को पता है किसने लिखा? जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाईजान ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसीजर है, इसको उन्होंने डिक्लेयर किया वाइड, कि भाईजान इसको हम करते हैं काला दम। भाई क्यों? उन्होंने कहा पहली बात ये कि इनकम्प्लीट एंड आउटडेटेड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एसेट, कंपनी के जो आप एसेट की जो आपने मिल्कियत लगाई है, ये गलत लगाई है, आउटडेटेड और नामुकम्मल लगाई है। नंबर 2, दूसरा ये है कि कैबिनेट की जो कमेटी है प्राइवेटाइजेशन, उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो प्राइवेटाइज करे? भाई पहले तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाए, फिर कोई कमेटी कैबिन करे ना। आप मतलब ऐसे मुंह उठा के किसी कैबिनेट की कमेटी में लेके गए। एक तो इसको उसने गलत कहा, और दूसरा उन्होंने कहा है कि भाईजान ये जो स्टील मिल के जो ज़मीन की वैल्यू है, जो मार्केट का प्रॉफिट है, उस हिसाब से तो आपने इसकी जो प्राइस है, इसकी जो पर शेयर जो प्राइस है वो बहुत कम लगाई है। तो ये भी एक एतराज़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। इसके अलावा दूसरा इन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने जनाब चुपके से, हाँ जी चुपके से, चोरी चुपके से 22 बिलियन का फ़ायदा ऑलरेडी जो ख़रीदार हैं उनको दे चुकी थी। वो 22 बिलियन कहाँ से आए, कौन से थे? एक तो भाई उसमें 7 बिलियन जो था ना, वो स्टील मिल का पुराना कर्जा था, और बाकी जो 15 बिलियन थे ना, वो जो वर्कर थे उनको जो उन्होंने पैकेज वगैरह दिया, जिनको निकाल दिया, उनके जितने पैसे थे ना, वो हुकूमत ने अपने पल्ले से भर लिए। यानी जो बायर थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इन्वाइट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्टील मिल के जो खर्चे हैं, जो नुकसानात हैं, वो खुद ही उन्होंने पे कर दिए। यानी वो 22 बिलियन का जो खसारा था जो है ना, उन्होंने खुद पूरा किया, बायर को कुछ नहीं कहा, उनको बेचारों को कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट थे, ये पब्लिक को बताए नहीं गए और न ही किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नुक्ता लिखा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई पहले आप कह रहे थे कि हम ना 51 से लेकर 74 के बीच में शेयर्स जो है ना बेचेंगे, लेकिन जब फाइनल एग्रीमेंट होता है उसमें 75% लिखा होता है। भाई ये क्या आपने टोपी ड्रामा किया है? पहले कुछ और कहते हो और जब फाइनल एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ और कहते हो। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को बात अच्छी नहीं लगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यार ये जो कंसोर्टियम है, ये जो कंपनीज हैं, उसमें एक आधा ऑफशोर कंपनी भी है, और उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये ऑफशोर कंपनी कहाँ की है, किसकी है, ये वो वगैरह। तो उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया, और साथ में एक भी ये कहा कि भाई साहब आपने बस 24-48 दिन 2 दिन के अंदर इतनी जल्दी में आपने बिडिंग कर दी, बोली लगा दी और ठकाठक सब कुछ हो गया। भाई ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे आपने यानी इतना बड़ा इदारा स्टील मिल इतने प्यार और मोहब्बत से बनाया, पता नहीं किस किस से उधार से पैसे लेके हमने ये इदारा बनाया, और आपने 2 दिन के अंदर जनाब उसके 75% शेयर जो है ना वो बेच दिए। ये कैसे कर दिया? इसके अलावा उन्होंने एक ये भी कहा कि वो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो ऑर्डिनेंस था ना, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ी गूगली लगाती है। वो ये कहती है कि ये जो ऑर्डिनेंस था ना वो तो सही है, वो मुशर्रफ ने सही बनाया था, क्योंकि ये जब उसने ऑर्डिनेंस बनाया था उसके बाद जनाब आइन में तरमीम करके एक आर्टिकल लगाया गया था 270 AA, जिसके अंदर इस ऑर्डिनेंस को यानी कि लीगल कवर दिया गया।
तो उन्होंने कहा कि जी ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये तो गैर कानूनी नहीं है, ये ठीक है, ये सही है, लेकिन वो ये कहती है कि एक्चुअल जो काम था ना, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का था, वही ये पॉलिसी बनाती, और जो कैबिनेट की कमीशन है ना, कैबिनेट एंड प्राइवेटाइजेशन कमीशन, वो उसके ऊपर अमल करती बस यहाँ पे। लेकिन आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ज़रूर किरदार होना चाहिए था। असल में हुआ ये था दोस्तों कि हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को लिफ्ट ही नहीं कराई, बाला बाला काम कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का असल मसला यही था कि भाई आप उसको तो इंगेज करते ना, क्योंकि ये सूबाई और वफाकी मामला था। ठीक है जी। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लगता कि उसने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। और दूसरा ये है कि जनाब जो काउंसिल ऑफ कॉमन स्टेट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता तो बेहतर था। और दूसरा अदालत कहती है कि वो हुकूमत की पॉलिसीज़ में जो है ना तब तक जो है ना इंटरफेयर नहीं करती जब तक कोई कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी ना हो। यानी वो कहते हैं जब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब हम ये इंटरफेयर करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ये भी ज़रा बता रहा है मेहरबानी करके कि भी हम तब भी इंटरफेयर करते हैं जब कोई आइन की खिलाफ वर्जी होती है, बड़े आए। अच्छा जी। सो दोस्तों ये भी एक एतराज़ उठाया, फैसले में लिखा, और साथ में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो किरदार है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि भाई वो जो हुकूमत वाले कह रहे हैं कि 1997 में ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने पहले इसकी इजाज़त दे दी, तो उन्होंने कहा कि 1997 कहाँ, 2005 कहाँ, 7-8 साल का अरसा गुजर गया है, अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई थी, तो आपको दोबारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो ये भी एक उन्होंने बुरा माना। और दूसरा ये कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बड़ी गलतियां की, और उसके अंदर बहुत सी वायलेशंस की। इवन के वो जो कंपनीज के जो मेंबर्स थे वो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं थे। ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनल डील की जो टर्म्स थी ना वो डिफरेंट थी। यानी पहले हुकूमत ने कहा कि ये टर्म्स होंगी, जब फाइनल डील हुई तो उसमें कुछ और चीज़ें निकल आई, यानी चीज़ें तब्दील कर दी। तो ये जनाब वो एतराज़ात थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा प्रोसीजर जो है ना प्राइवेटाइजेशन का उसको कालअदम करार दिया। और आखिर में उन्होंने क्या किया कि भाईजान देखें, फेडरल स्ट्रक्चर और सूबे के राइट्स के लिए ज़रूरी था कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये सिर्फ वफाकी मामला नहीं सूबाई मामला भी है। और साथ में इस वजह से अदालत ने ये डिक्लेयर किया कि जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था 31 मार्च 2006 का, और दो शेयर परचेज का जो एग्रीमेंट हुआ था कंपनीज के बीच में और हुकूमत के बीच में 24 अप्रैल 2006 को, उसको उन्होंने कालअदम करार दिया और कहा कि इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन है वो रोक दी गई। अब उसके बाद क्या होता है, कौन से नए प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए इस फैसले के नतीजे में। सबसे पहले कि भाई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना उसको हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हैंडल करना है, ताकि सबको पता चले तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। नंबर 2 कि जनाब जो काउंसिल ऑफ कॉमन स्टेट का जो किरदार है ना, वो आइन ने उसको ये पावर दी है कि आइनी तौर पे आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपने इसका इस्तेमाल करना, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है। जब इस तरह के नेशनल लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें तो ये आप ज़रूर ये मामला वहाँ पे ले जाएं। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि जनाब अगर कोई पॉलिसी जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन में कोई मसला है, उसको कानूनी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगी और अपना किरदार अदा करेगी। तो ये जनाब कुछ प्रिंसिपल वाजे हुए। तो लेकिन इस फैसले के ऊपर ना बड़ी तनकीद हुई दोस्तों, उसके बाद भी, बल्कि आज भी जो है इफ्तिखार साहब को गालियां पड़ती हैं इसी फैसले की वजह से। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। बल्कि बाद में लोगों ने कालम लिखे, उन्होंने कहा है कि पता है इस फैसले से क्या हुआ कि जनाब इस फैसले के बाद स्टील मिल हमेशा खसारे में रही, नुकसान में रही, और ये करते करते उसकी सैलरीज, कर्ज, यूटिलिटीज़, तो तकरीबन 2016 तक जो नुकसान हुआ ना स्टील मिल के इस फैसले के नतीजे में, वो 350 से लेकर 400 बिलियन का नुकसान हुआ। और उसके बाद भी बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन मेरे पास जो नंबर है वो 2016 तक हैं कि यानी 10 साल के अंदर इस फैसले के नतीजे में स्टील मिल पीछे चली गई, और उसको जो नुकसान पहुंचा वो 400 बिलियन का पहुंचा। एक ये, दूसरा ये है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी आपने मिस कर दी कि भाई अच्छी यानी कि एक मार्केट बन रही थी, इसको प्राइवेट कर देते, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती, और जो है ना इवन के इसके अंदर जो है ना इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन से लेकर 3 मिलियन टन कर देते हम, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी हमने मिस कर दी। दूसरा ये है कि जो फ्यूचर इन्वेस्टर थे वो उन बेचारे का दिल टूट गया, उन्होंने कहा यार ये अजीब सा मुल्क है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको कैंसिल करवा देती है।
तो वो बेचारे फ्यूचर इन्वेस्टर करने वाले थे, वो आना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार दफ़ा करो, ये यार कौन सा मुल्क है, नहीं जाते हैं भाई, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ की अदालतें हमारे पीछे पड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये इफ्तिखार चौधरी ने सिर्फ ये नहीं, एक और फैसला भी दिया था रेकोडेक में, उसमें भी इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ फैसला दिया था इंटरनेशनल, वो भी हमें नुकसान पहुंचा। तो इस दो फैसलों की वजह से इफ्तिखार चौधरी पे तारीख की किताबों में बड़ी तनकीद होती है। ठीक है जी। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इस फैसले के नतीजे में अदालत ने जो है ना सेपरेशन पावर की खिलाफ वर्जी की है। अदालत को एग्जेक्टिव मामला में इतनी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए था। अदालत को कहना चाहिए था कि भाई ये हुकूमत जाने, तुम लोग जानो, मेरा काम नहीं है, मैं क्यों इसमें ना हुकूमत क्या कर रही है, कौन सा इदारा बेचती है नहीं बेचती, ये मेरा मामला नहीं है। लेकिन मसला ये था कि इफ्तिखार चौधरी साहब का वैसे भी झगड़ा था किसके साथ पता है आपको? परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और दोस्तों यही वही फैसला था, हाँ जी, यही वही फैसला है जिसके नतीजे में मुशर्रफ साहब और इफ्तिखार चौधरी में लड़ाई शुरू हो गई। और फिर इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने उतार दिया, फिर बहाल किया, फिर उतार दिया, फिर जनाब दोबारा इसको बहाल किया गया लॉयर मूवमेंट के ज़रिए। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और ये था हमारा एक बहुत ही अहम केस, वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।